नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने हमारी जो पिछली वीडियो क्लास थी उस पिछली वीडियो क्लास में हम किसी भी विलियन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने वाले जो यूनिट्स हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और अपन ने एक दो यूनिट्स के बारे में चर्चा भी की थी, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, इनके बारे में चर्चा की थी अपन ने। अपनी जो पिछली वीडियो क्लास थी उसमें अपन ने किसी भी विलियन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो यूनिट्स हैं उनमें अपन ने ये पढ़ लिया था। एक तो पढ़ लिया था अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत, वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज और इसे अपन वेट बाई वेट प्रतिशत भी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित किसी घटक की जो मात्रा है उस मात्रा को अपन उस घटक का क्या बोल रहे थे, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत दैट मीन्स विलियन में उपस्थित किसी कंपोनेंट की यानी किसी घटक की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का कुल द्रव्यमान, विलियन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। ग्राम में नीचे वाली क्वांटिटी को अपन 100 कर दे तो घटक की जो ग्राम में मात्रा है वही क्या बन जाती है, उस घटक का द्रव्यमान प्रतिशत। किसी घटक 100 ग्राम विलियन में उपस्थित किसी घटक की ग्राम में मात्रा को ही उस घटक का क्या बोलते हैं, अपन द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। इसी प्रकार अपन ने पढ़ा था आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन वॉल्यूम परसेंटेज, इसे अपन बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दैट मीन्स सेम टू सेम ये चीज़ है। यहाँ अपन ग्राम की यूनिट काम में ली अपन ने, वॉल्यूम में अपन वॉल्यूम की यूनिट काम में लेंगे। यानी किसी घटक का आयतन, वो भी किसमें, ml में, और बटा विलियन का कुल आयतन। हाँ, आयतन प्रतिशत का अपन ये पढ़ा कि किसी घटक का आयतन बटा विलियन का कुल आयतन इंटू 100 है। तो नीचे के आयतन को अपन 100 करते हैं तो अपन इसको डिफाइन करेंगे कि 100 ml विलियन में उपस्थित किसी घटक के आयतन को ही अपन उसका क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत बोलते हैं। आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत अपन विलय का भी निकाल सकते हैं और विलायक का भी निकाल सकते हैं। यदि अपने को विलय का निकालना है तो विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। यदि अपने को विलायक के बारे में निकालना तो विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। यहाँ भी अपने को यदि विलय का निकालना है तो विलय का आयतन बटा विलियन का कुल आयतन इंटू 100, या फिर विलायक का निकालना है तो विलायक का आयतन बटा विलियन का आयतन इंटू 100। इनसे संबंधित अपन ने एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। अगली जो तीसरी यूनिट है, तीसरी जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इसको बोलते हैं। द्रव्यमान अपन वेट में लेते हैं, आयतन अपन वॉल्यूम की इकाइयों में लेंगे, तो इसे अपन बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और इसका फॉर्मूला कैसे लिखें अपन, वेट बाई वॉल्यूम दैट मीन्स विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का आयतन, इसमें ml में, और परसेंटेज कितने पर निकालेंगे, 100 पर निकालेंगे।
तो ये होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला, यानी विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलयन का आयतन इंटू 100। अब अगर नीचे वाले विलयन का जो आयतन है ये, इस मान को यदि मैं 100 ml कर देता हूँ, अगर इसको आप 100 ml कर देते हैं, इस राशि को यदि मैं 100 ml कर देता हूँ आयतन को, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू क्या बन जाती है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। और यहीं से इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन। डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, डेफिनेशन हो गई 100 ml विलयन में उपस्थित किसी विलेय की ग्राम में मात्रा को ही उसका या उस विलयन का क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या उस घटक का क्या बोलते हैं अपन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को डिफाइन किस प्रकार करेंगे, 100, क्योंकि यहाँ नीचे की क्वांटिटी अपन ने जैसे 100 की, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बराबर क्या बच गया, विलेय की ग्राम में मात्रा। तो परिभाषित कैसे करेंगे, 100 ml आयतन में उपस्थित किसी विलेय की या किसी घटक की या विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ही उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। आगे बात समझ में। अब इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। ये न्यूमेरिकल है जो कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर आधारित है। न्यूमेरिकल क्या है कि 10 ग्राम नमक को पानी में घोलकर 500 ml नमक का जलीय विलयन बनाया गया है। विलयन में नमक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ रहा है, आंसर देखो कैसे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं। नमक का पूछ रहा है तो अपन नमक की ग्राम में मात्रा बट्टा विलयन का आयतन इंटू नमक की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है आपको, 10 ग्राम नमक को घोला गया है, 10 बटे कुल सॉल्यूशन कितना बनाया गया है, 500, यानी विलयन का कुल आयतन कितना हो गया, 500 ml इंटू दैट मीन्स 1/5 वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत। नमक का जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है वो कितना हो गया, 1/5 वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक, क्वेश्चन ये है कि 2% वेट बाई वॉल्यूम वेट बाई वॉल्यूम नमक का 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी। कितने ग्राम नमक के क्वेश्चन ये है कि 2% वेट बाई वॉल्यूम नमक का 500 ml जलीय विलयन 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी। आंसर देखो, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू नमक की ग्राम में मात्रा
नमक की ग्राम्य मात्रा बटा विलयन का कुल आयतन ml में इंटू 100। अब ये वैल्यू दी गई है आपको, ये कितनी दी गई है आपको? 2% दी गई है। इसकी जगह तो रख देते हैं अपन 2। और नमक की ग्राम्य मात्रा अपने को कैलकुलेट करनी है, पता लगानी है। और विलयन का कुल आयतन यानी नमक की ग्राम्य मात्रा अपने को चाहिए। नमक दैट मीन्स NaCl की ग्राम्य मात्रा ये अपने को कैलकुलेट करनी है। विलयन का कुल आयतन कितना दिया गया है? 500 ml सोल्यूशन तैयार किया गया है। 500 इंटू NaCl की ग्राम्य मात्रा कितनी आ गई? 500 इस तरफ ले जाएंगे। NaCl की ग्राम्य मात्रा इज इक्वल टू 2 × 5 × 10। तो अगर 10 ग्राम नमक को पानी में घोल करके टोटल सॉल्यूशन 500 ml बना लेते हैं अपन, इसका मतलब ये हो गया कि उस सॉल्यूशन के अंदर नमक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है वो कितना है? 2%। ये हो गया अपनी तीसरी यूनिट सांद्रता को रिप्रेजेंट करने वाली। अपन ने 3 यूनिट देख ली। एक अपन ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, एक अपन ने पढ़ लिया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और एक अपन ने पढ़ लिया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथी जो यूनिट है सांद्रता को रिप्रेजेंट करने वाली वो है अपनी मोल फ्रैक्शन यानी मोल फिल। सांद्रता को रिप्रेजेंट करने वाली जो चौथी यूनिट है वो है मोल फिल। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड मोल। और इससे पहले अपन ने कक्षा 11 में इसके बारे में पढ़ा है, मोल के बारे में कि मोल क्या होता है, मोल किसे कहते हैं अपन। और एक मोल पदार्थ है, अगर ये मोल कंसेप्ट में भी अपन ने कक्षा 11 में पढ़ा। एक मोल का मतलब है एक मोल पदार्थ है, इसका मतलब उसमें कितने पार्टिकल होंगे, चाहे अणु है, परमाणु है ना, कुछ भी। अगर एक मोल है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होंगे? अवगाद्रो संख्या के बराबर 4.023 × 10⁻23 पार्टिकल पर मोल, यानी एक मोल में इतने कण होते हैं। तो वैसे मोल की जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है, मोल की जो आइडियल डेफिनेशन है वो क्या थी? मोल की आइडियल डेफिनेशन है कि कार्बन के जो समस्थानिक है, कार्बन के समस्थानिक है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, 14 है, लेकिन डेफिनेशन में कार्बन 12 को मेंशन किया गया और ये कहा गया है कि कार्बन के समस्थानिक कार्बन C6 12 के ठीक 12 ग्राम में जितने कार्बन परमाणु उपस्थित है उसी को एक मोल कहते हैं, या उसी को मोल कहते हैं। मोल की डेफिनेशन क्या है? कार्बन का जो समस्थानिक है, आइसोटोप है कार्बन 612, उसके ठीक 12 ग्राम में जितने भी कार्बन एटम, उन कार्बन एटम्स की जो संख्या है उसी को अपन 1 मोल कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। और मोल का जो फॉर्मूला है मोल दैट मीन्स किसी भी पदार्थ के जो मोल हैं उस पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बढ़ता उसका अणुभार, अणु है तो अणुभार और परमाणु है तो परमाणु भार। किसी भी पदार्थ की ग्राम्य मात्रा को मोल में कन्वर्ट करने के लिए उसकी जो भी ग्राम्य मात्रा है उसमें उसके परमाणु भार या अणुभार से डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार मोल प्राप्त हो जाती है। और
कुछ बेसिक बातें अपन जो कक्षा 11 में पढ़ के आते हैं, जैसे कि किसी भी परमाणु का या किसी भी अणु का, किसी परमाणु की बात करें अपन, जैसे कार में अपने पास परमाणु है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार कितना 23। लेकिन जब परमाणु भार की बात आती है, जब अपन यूँ बोलते हैं कि परमाणु भार, दैट मीन्स 23 यूनिफाइड, या फिर अपन यूँ कहेंगे इसको 23 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यूँ कहेंगे। लेकिन अगर इस यूनिफाइड को या इस एटॉमिक मास यूनिट को हटा करके मैं इसकी जगह ग्राम लिख देता हूँ, तो फिर वो पदार्थ के 1 मोल मात्रा के बराबर हो जाता है। जैसे अगर मैं यूनिफाइड को हटा करके इसको ये लिख देता हूँ 23 ग्राम, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो ये जो 23 ग्राम मात्रा है, ये कितने मोल सोडियम की है? 1 मोल सोडियम। 1 मोल सोडियम का मतलब हो गया कितने ग्राम? 23 ग्राम। या 23 ग्राम का मतलब 23 ग्राम सोडियम का मतलब कितने मोल सोडियम हो गया? 1 मोल सोडियम हो गया। तो इस प्रकार, और इसी प्रकार किसी अणु के लिए भी है, जैसे H2O है, H2O का अणु भार कितना होता है? 18। लेकिन जब अणु भार की बात करते हैं अपन, अणु भार या परमाणु भार की बात करते हैं, तो अपन उसे यूनिफाइड में या फिर एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। 18 यूनिफाइड या फिर 18 AMU। लेकिन जैसे अपन इस यूनिफाइड को या AMU को हटा करके इसकी जगह ग्राम लिख देता हूँ। अगर मैं 18 ग्राम की बात करता हूँ, इसका मतलब हो गया कि पदार्थ की 1 मोल मात्रा के बराबर हो गया। 18 ग्राम जल का मतलब कितने मोल जल हो गया? 1 मोल जल हो गया। या फिर 1 मोल जल का मतलब कितने ग्राम जल हो गया? 18 ग्राम जल हो गया। ये मोल कंसेप्ट की चीज़ें हैं, ये अपन ने कक्षा 11 में पढ़ी। मोल भिन्न का मतलब क्या है? मोल भिन्न को अपन अक्ष से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए अपने को एक ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। मोल क्या होता है? किसी भी पदार्थ के मोल, दैट मीन्स पदार्थ की ग्राम्य मात्रा, पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बट्टा उसका अणुभार। अणु है तो अणुभार, और परमाणु है तो उसका परमाणु भार। और मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन N का उपयोग करेंगे। मोल भिन्न को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन अक्ष का उपयोग करेंगे। अब मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है? मोल भिन्न यानी अक्ष इज इक्वल टू किसी घटक के मोल, किसी घटक के मोल बट्टा विलयन के कुल मोल। किसी घटक के मोल बट्टा विलयन के कुल मोल, इसे अपन कहते हैं उस घटक का मोल। जैसे अपने पास एक सॉल्यूशन है, जैसे अपने पास एक विलयन है, इसमें 3 घटक है अपने पास इसमें A है, घटक B है, कंपोनेंट B है, और C है। इस प्रकार अपने पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में अपने पास 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B और कंपोनेंट C। दैट मीन्स कंपोनेंट A, B, C को मिलाकर अपन ने क्या बना लिया कि मिक्सर बना लिया, एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब अपन ये माने कि इस विलयन के अंदर जो घटक A है, A की जो मात्रा है वो अपन ने ली 1 ग्राम, इतना लिया। A का जो अणुभार है, अणुभार या परमाणु भार जो भी है, A का जो अणुभार है वो अपन ने मान लिया MA। इसी प्रकार घटक B के लिए कंपोनेंट B की जो क्वांटिटी है
जो वेट है इसका वो अपन मान लेते हैं, अपन ने लिया इसका WB ग्राम वेट के केजी से। और B का अणु भार कितना हो गया, B का अणु भार अपन मान लेते हैं MB मोल ग्राम प्रति मोल। और कंपोनेंट जो C है ये B के लिए हो गया, ये A के लिए हो गया, और कंपोनेंट C के लिए हो देते हैं अपन C की क्वांटिटी यानी C की मात्रा वो मान देते हैं अपन WC ग्राम। और C का जो मोलिकुलर वेट है, अणु भार है, वो हो गया MC। अब अपने को मोल भिन्न निकालने के लिए, किसी भी घटक के मोल भिन्न निकालने के लिए अपने को उसके मोल की आवश्यकता पड़ती है कि अपने को घटक इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट A है उसके कितने मोल, कितना मोल फ्रैक्शन है उसका, B कंपोनेंट है उसका कितना मोल फ्रैक्शन है, और C जो कंपोनेंट है उसका कितना मोल फ्रैक्शन है। इसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो भी जिस कंपोनेंट का भी अपन मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं उस फ्रैक्शन का और विलयन का टोटल, उस फ्रैक्शन का मोल और विलयन के टोटल मोल अपने को पता होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपने को कंपोनेंट A के मोल का भी पता होना चाहिए, कंपोनेंट B के भी मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे और कंपोनेंट C के भी मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इन दोनों क्वांटिटियों से अपन इस फॉर्मूले का उपयोग करके अपन क्या निकाल सकते हैं, मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपोनेंट A के मोल, A के मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से, दैट मीन्स Na। जिस घटक के भी मोल आप कैलकुलेट कर रहे हो उस घटक की ग्राम में, उस कंपोनेंट की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणु भार। घटक A के मोल कैलकुलेट करने अपने को, तो घटक कंपोनेंट A की ग्राम में मात्रा कितनी है, WA बटा इसका अणु भार यानी मोलिकुलर वेट कितना इसका। इसी प्रकार इस घटक B के मोल, कंपोनेंट B के मोल, जिसे अपन NB से रिप्रेजेंट कर देंगे। जिस घटक का भी मोल अपने को कैलकुलेट करना है उसकी ग्राम में मात्रा दी गई अपने को, तो उसकी ग्राम में मात्रा में उसके मोलिकुलर वेट से उसको डिवाइड करके अपन उसके मोल बना लेंगे। तो B की ग्राम में मात्रा कितनी, WB, और इसका मोलिकुलर वेट कितना, MB। ये क्या बन गए, ये बन गए A के मोल, ये B के मोल। इसी प्रकार इन दोनों क्वांटिटीज का उपयोग करके अपन क्या निकाल लेंगे, C के मोल, C के मोल दैट मीन्स NC। C की ग्राम में मात्रा WC और इसका अणु भार MC। इस प्रकार तीनों जो कंपोनेंट थे उन तीनों कंपोनेंट के अपन ने क्या निकाल लिए, मोल निकाल लिए। अब अपने को निकालना है मोल में। मैं ये कहूँ कि घटक A का मोल भिन्न ज्ञात करो, या घटक B का मोल भिन्न ज्ञात करो, या घटक C का मोल भिन्न ज्ञात करो, तो अगर घटक A का मोल भिन्न कैलकुलेट करना अपने को, घटक यानी कंपोनेंट A के मोल भिन्न, और मोल भिन्न को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अक्ष से। अक्ष A के निकाल रहे हैं अपन, तो A लिख देते हैं नीचे। किसी भी घटक का मोल भिन्न निकालने के लिए निकालते समय ये ध्यान रखना कि जिस घटक का अपन मोल भिन्न निकाल रहे हैं उस घटक के मोल बट्टा विलयन के कुल मोल। तो A घटक के मोल भिन्न कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, तो A के मोल बट्टा कुल मोल, और कुल मोल क्या हो गए, विलयन के कुल मोल क्या हो गए, विलयन के कुल मोल हो गए, तीनों के मोलों को जोड़ देते हैं अपन, कुल मोल बराबर हो गए Na प्लस NB प्लस NC। A के मोल प्लस B के मोल प्लस C के मोल, क्योंकि सॉल्यूशन में तीन ही कंपोनेंट है अपने पास, तीन ही घटक है अपने पास, A घटक है, B घटक है और C घटक है। तो घटक A के मोल, घटक A का कौन कितना मोल है, घटक A का मोल है Na बटा कुल मोल है Na प्लस NB प्लस NC। इनकी वैल्यू अगर अपने को पता हो तो इनकी वैल्यू की जगह इनकी वैल्यू को रख करके अपन घटक A का क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन यानी मोल भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार घटक B के मोल भिन्न दैट मीन्स अक्ष B, अक्ष B के मोल भिन्न निकालेंगे तो अपन कैसे निकालेंगे, जिस घटक के मोल भिन्न निकाल रहे हैं उसके मोल बटा कुल मोल।
जिस घटक के मोल भी निकाल रहे हैं उसके मोल बटा विलयन के कुल मोल। अगर बी घटक के मोल भी निकाल रहे हैं अपन तो घटक बी के मोल यानी एन बी बटा कुल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर घटक सी के मोल भी निकाल रहे हैं अक्स सी तो कैसे निकालेंगे अपन, सी के मोल भी निकाल रहे हैं तो सी के मोल बटा विलयन के कुल मोल। एन सी के मोल क्या है, एन सी, सी का मोल बटा कुल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इस प्रकार ये हो गए आपके मोल भिन्न। यानी मोल भिन्न का मतलब है विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोल भिन्न का मतलब है उस घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोल का जो अनुपात है उस अनुपात को अपन क्या बोल देते हैं, उस घटक का मोल भिन्न। मोल भिन्न को अगर अपने को डिफाइन करना हो, अपन को परिभाषित करना हो तो अपन कैसे करेंगे, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोल भिन्न उस घटक के मोल बटा विलयन के कुल मोल, या किसी घटक के मोल भिन्न का मतलब है उस घटक के मोल और विलयन में उपस्थित कुल मोलों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, उस रेशियो को अपन क्या बोल देते हैं, उस घटक के मोल भिन्न यानी मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं। अब इस मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन वाले जो कंसेप्ट है इसमें एक बात और निकल के आती है, जैसे अपने पास विलयन में कितने घटक थे, 3 घटक थे, घटक ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए के मोल भिन्न कितने निकाले अपन ने, अक्स ए के मोल भिन्न इज इक्वल टू ए के मोल बटा कुल मोल एन ए एन बी प्लस एन सी। इसी प्रकार अपन ने बी के मोल भिन्न कैलकुलेट किए, अक्स बी इज इक्वल टू बी के मोल बटा कुल मोल एन सी। इसी प्रकार अपन ने सी के लिए कैलकुलेट किया, सी के मोल भिन्न अक्स सी इज इक्वल टू सी के मोल बटा कुल मोल एन ए एन बी और एन सी। एक विलयन था जिसमें अपने पास 3 कंपोनेंट थे, 3 घटक थे, घटक ए, घटक बी और घटक सी। अपन ने तीनों के क्या निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, मोल भिन्न निकाल लिए। अब इन तीनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ देते हैं अपन। विलयन के यानी सॉल्यूशन के कुल मोल भिन्न कुल मोल भिन्न अक्स बराबर कुल मोल भिन्न, तीनों मोल भिन्नों को जोड़ देंगे अपन यूँ करेंगे अक्स ए प्लस अक्स बी प्लस अक्स सी। अक्स ए की जगह अक्स ए की वैल्यू रखेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू रखेंगे और सी की जगह सी की वैल्यू रखेंगे, या अक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस, ये तो अपन ने अक्स ए की वैल्यू रख दी। इसी प्रकार अक्स बी की वैल्यू रखते हैं, अक्स बी यानी एन बी बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी प्रकार अक्स सी की वैल्यू रखेंगे, एन सी बटा अक्स ए एन ए प्लस एन बी बटा एन सी। इन तीनों को सरल करें अपन, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और ये यहाँ बच गया आपके पास एन ए, यहाँ एन बी और यहाँ गया आपके पास एन सी। ऊपर भी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, नीचे भी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आई आपकी, 1। इसका मतलब ये हो गया कि अक्स बराबर कितना है, अक्स का मतलब है विलयन के कुल मोल में। तो विलयन में अब यहाँ से ये साबित होता है कि अक्स का मतलब है अक्स ए प्लस अक्स बी प्लस अक्स सी। अगर और भी कंपोनेंट होते तो वो बन जाते प्लस डॉट 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 अक्स एन।
ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। विलयन में उपस्थित सभी जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी घटक हैं, उन सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग सदैव कितना आएगा, 1 आता है। नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। ये अपन ने प्रूव कर दिया। विलयन के कुल मोल भिन्न, दैट मीन्स अपन ने अपने पास 3 ही कंपोनेंट थे, 4 होते तो अपन 4 को ऐड कर देते, 5 होते तो 5 को ऐड कर देते। अपने पास 3 ही थे, अपन ने तीनों को ऐड किया, तीनों को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है अपनी, 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि विलयन में चाहे कितने भी कंपोनेंट हो, चाहे कितने भी घटक मौजूद हो, उन सभी घटकों के मोल भिन्नों को यदि अपन ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये बन गया कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि प्रूव कीजिए कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार अपने को प्रूव करना पड़ सकता है। अब इस मोल भिन्न पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो के साथ साथ अपने जो अपने नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए होंगे। नोट्स को पढ़िए, जो पिछले वीडियो हैं, पिछले वीडियो के साथ साथ भी आपने नोट्स बनाए होंगे, उन सभी नोट्स को एक साथ पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपकी समस्या और आपके जो सुझाव हैं वो आप मुझे लिख कर भेज दीजिए। मैं अपनी अगली वीडियो क्लास में आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। थैंक्स।